अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो आपके दिल के बहुत करीब होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 ही है, जनरल वेव प्रॉपर्टीज, इसके तमाम न्यूमेरिकल्स करेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको बुक में दिए हुए, चाहे वो सेल्फ असेसमेंट में हो, वर्क एग्जाम्पल में हो या एंड ऑफ द यूनिट हो, सारे न्यूमेरिकल करेंगे। एक वीडियो देख लो, पूरा चैप्टर आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा न्यूमेरिकल के लिए। तो आप लोगों ने इन वीडियोस को जो है वो अच्छा सपोर्ट करना है और दोस्तों में शेयर करना है ताकि आप सबको जो है वो न्यूमेरिकल और सारी क्लासें मिलती रहें। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात मैं कहूँगा कि अगर आप ग्रुप में नहीं ऐड हुए हो तो ग्रुप में ऐड हो जाओ। ग्रुप हमारे स्टार्ट हो गए हैं जिसमें हमने मटेरियल वगैरह शेयर करना शुरू कर दिया है, नोट्स वगैरह। अच्छा, हमारे नोट्स में भी तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व हैं, तो आप ग्रुप में ऐड होगे तो वो आपको न्यूमेरिकल वहाँ भी मिल जाएंगे, परेशानी नहीं होगी। तो स्टूडेंट अब जो है वो शुरू करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है? आपको लिख के कहा हुआ है द गिवन फिगर शोस, यानी आपको ना फिगर में से डेटा मिलेगा, यानी ये जो ग्राफ बनाया हुआ है ना, इसमें से आपको डेटा आपका एक्सट्रैक्ट होगा। अब ग्राफ ज़रा अच्छी तरीके से समझो। देखो, वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या मौजूद है? टाइम। क्या मौजूद है? याद रखना है, एक्स एक्सिस पे क्या मौजूद है? टाइम। टाइम का यूनिट सेकंड में है। अच्छा, वाई एक्सिस पे क्या मौजूद है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट सेंटीमीटर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना। अच्छा, उसके बाद आपके पास 5 है और 10 है। ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया। अच्छा, उसके बाद ये पॉइंट्स बना लो, पॉइंट्स बना लो आपस में। ठीक है, ये पॉइंट्स बना लो, ये पॉइंट्स की बने। अच्छा, उसके बाद अब वेव आपकी स्टार्ट हो रही है, ये वेव है, जब वेव है। अच्छा, इस पॉइंट को थोड़ा सा हमें यहाँ मिडल में बनाना होगा। अच्छा, जब आपके पास, मैं भी ज़रा इस वेव को ड्रॉ कर दूँ, फिर मैं आपको इसकी जो है वो और इम्पोर्टेंट समझाता हूँ। थोड़ा सा हमें इधर से सही से बनाना होगा। ठीक है, चलो मज़ीद ये फर्दर आगे जा रही है। देखो, ये टाइम है, यानी जब आपके पास 25% वेव कंप्लीट हुई। देखो, ये 25% वेव कंप्लीट हो रही है, यानी 100% आपके पास कोई चीज़ है। 100% में से 25% वेव जब कंप्लीट हुई तो आपके पास क्या था? 0.1 सेकेंड था। ठीक है। अच्छा, जब आप 50% वेव कंप्लीट हुई, 50% वेव कंप्लीट हुई तो आपके पास जो टाइम था वो 0.2 सेकेंड था, जो कि मेंशन नहीं है लेकिन मैं मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आए। जब आपके पास 75% वेव कंप्लीट हुई, 75% वेव, ठीक है, तो आपके पास टाइम कितना था? आपके पास टाइम था 0.3। और जब 100% एक वेव साइकिल कंप्लीट हो गया, देखो एक वेव साइकिल समझो क्या होता है, क्योंकि यहीं पे बात क्लियर होगी। 100% आपके पास एक साइकिल आ गया। एक साइकिल कैसे पता चलेगा? ये ऊपर वाला हिस्सा उठाओ, ये वाला हिस्सा उठाओ और ये वाला हिस्सा उठाओ, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखो तो आप देखोगे एक साइकिल बनेगा। तो यहां से स्टार्ट करो, यूं जाओ तो ये एक साइकिल है, इसीलिए कहते हैं 100% वेव। बात समझ आई? जरा फिर से समझो, ये समझ लो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो, मैंने कहा 25% वेव, तो समझो ये आपने 25% बना लिया। ठीक है, यहाँ तक आपने 25% बना लिया। फिर आप यहाँ से यहाँ तक आए, फिर मज़ीद 25% बना लिया, 50%। फिर यहाँ से यहाँ तक आए, फिर आपने 25% बना लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक आए, तो ये 100%। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया? 1 साइकिल। तो यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रस्ट, एंडिंग पॉइंट ऑफ ट्रफ्ट एक साइकिल बनाता है। समझ रहे हो? ये क्रस्ट है, ये पॉइंट क्रस्ट है, ये पॉइंट ट्रफ है। ठीक है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये सारी बातें आपको पता है ना? ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना? तो यहां पर 0.4 सेकेंड पर आपके पास एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। याद रखना, एक साइकिल यानी एक साइकिल को आने में जितना टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है कि यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगा उसे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना आया? 0.4 सेकेंड, जो कि ग्राफ से आपके सामने निकल आया। तो टी आपको क्या मिला? 0.4 सेकेंड। ठीक है, अब मजीद फर्दर डेटा पढ़ते हैं। द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। देखो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस का मतलब क्या है? वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट रखा है, एक्स एक्सिस पे टाइम रखा है। ऑफ अ वेव ट्रेवलिंग टू अ राइट। अच्छा, वेव आपकी किस तरफ ट्रेवल कर रही है? इस तरफ ट्रेवल कर रही है। देखो ना, यहां से शुरू हुई और उस तरफ जा रही है। अच्छा, टू द राइट विद अ स्पीड। अच्छा, वेव की स्पीड कितनी है? स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, अब आपको देखो कैलकुलेट क्या करना है। टू फाइंड, यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा उस तरफ छुप गया है। ठीक है, टू फाइंड।
देखो फाइंड क्या करना है आपने, व्हाट इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कि किस तरह से टाइम पीरियड होगा। यहां से वेव शुरू हुई, यहां तक आने में जो टाइम लगा वो टाइम पीरियड है। अब यहां से कैसे पता चलेगा, यहां तक 25% हो गया वेव का, यहां पर 55%, 50%, यहां पर 75 और यहां 100%, इतना इतना करके ना 25 आ रहा है। सही, तो टाइम पीरियड तो आ गया। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फॉर्मूले से निकलेगी, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और आपने क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है। ये तीन चीजें निकालनी है जिसमें से एक हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब सोल्यूशन करते हैं ज़रा। देखो भाइयों, बच्चों देखो ज़रा कैसे होगा, आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन देखो। अब हम निकाल लें फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी होती है आपके पास फॉर एफ, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/T। देखो याद रखना, ये टाइम नॉर्मल टाइम नहीं है, ये टाइम पीरियड है। देखो अगर मैं यहां तक की बात करूंगा ना तो ये टाइम पीरियड नहीं है, यहां तक की बात करूंगा 0.2, ये भी टाइम पीरियड नहीं है, ये टाइम पीरियड है। इसकी वजह मैंने बताई, क्यों, क्योंकि यहां पर एक साइकिल कंप्लीट हुआ, वेव जो शुरू हुई थी वो यहां पर एक साइकिल कंप्लीट कर रही है, इसीलिए इस पॉइंट को टाइम पीरियड कहेंगे। इसको आपने अच्छी तरह अपने दिमाग में रखनी है बात को, सही है। अच्छा, तो यहां टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय एफ, तो एफ इज इक्वल टू 1/T। तो टी कितना आया आपके पास 0.4, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 0.4, तो फ्रीक्वेंसी आ रही है 2.5 हर्ट्ज। हर्ट्ज इसका यूनिट होता है, सही है। कोई मुश्किल परेशानी टेंशन वाली बात नहीं, समझ आ गई। अच्छा, अब आपको क्या निकल कर आ गया, आपको निकल कर आ गया फ्रीक्वेंसी तो आपकी आ गई है। अब आपने निकालनी है वेवलेंथ। देखो फॉर वेवलेंथ, अच्छा अब फॉर्मूला देखो, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का फॉर्मूला कौन सा है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला जिसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों आती हो, तो V इज इक्वल टू एफ लेमडा। इस फॉर्मूले को याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे मल्टीपल न्यूमेरिकल में मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, अभी याद रख लो, कोई मुश्किल नहीं है। V इज इक्वल टू एफ लेमडा। V गिवन है, कितना गिवन है 4। अच्छा, F को इधर ले आओ डिनोमिनेटर में जो कि 2.5 है, तो लेमडा आ जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ लेमडा इज 4 डिवाइडेड बाई 2.5, तो कैलकुलेट करते हैं 4 डिवाइडेड बाई 2.5, द आंसर इज 1.6। अब वेवलेंथ मैं आपको बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक। मीटर, देखो अब मीटर नहीं आएगा, क्यों, बल्कि मीटर ही आएगा, हमने सब कुछ वही रखा, हाँ मीटर आएगा। क्यों मीटर क्यों आ रहा है उसकी वजह बताता हूँ। देखो वेलोसिटी हमने मीटर पर सेकंड में रखी है, तो इसलिए मीटर आएगा, याद रखना, ठीक है। तो मीटर आ गया। अब देखो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये आपके पास होती है वेवलेंथ, सही है, बात समझ रहे हो। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रस्ट, एंडिंग पॉइंट ऑफ ट्रफ्ट, वेवलेंथ होती है, समझ गए सारी बात। तो ये कितना आ रहा है 1.6 मीटर, क्लियर। चलो दूसरा करते हैं। अच्छा, तो पहला न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, अब दूसरा न्यूमेरिकल समझते हैं जो कि वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो यहां लिख लो वर्क एग्जाम्पल, नंबर कौन सा है हमारा 2, सही है। देखो कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है एक फिशरमैन है। फिशरमैन कौन, जो कि मछली पकड़ता है, उसे फिशरमैन कहा जाता है। एक फिशरमैन नोटिस करता है, वो देखता है, वो क्या देखता है, दैट हिज बोट इज मूविंग अप एंड डाउन रेगुलरली। वो देखता है कि यार उसकी जो कश्ती है ना, जो पानी में मौजूद है, वो ऊपर और नीचे जा रही है। अब जरा सिनेरियो समझो, ये सिनेरियो आपने समझ लिया, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो समझो आपके पास ये पानी था, ठीक है, ये पानी था, इस तरह पानी था, पानी में वेव बनी, पानी में वेव बनी, इस तरह करके पानी में वेव बनी। अच्छा, अब फिशरमैन की कश्ती ऊपर से नीचे जा रही है, यानी फिशरमैन की कश्ती यहां पर आ गई। देखो जब वेव आती है तो आपने देखा होगा ना कि पानी में कश्ती ऊपर की तरफ हो जाती है, ऊपर की तरफ आ जाती है, ठीक है, क्योंकि पानी ऊपर की तरफ चला जाता है वेव के आने की वजह से। तो फिशरमैन की कश्ती समझो यहां पर आ गई। चलो बात समझ आ गया, फिशरमैन की कश्ती यहां पर आ गई। अब फिशरमैन की कश्ती यहां से, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है H कह रहा हूं, ये पॉइंट लोएस्ट पॉइंट है L कह रहा हूं, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है फिशरमैन की कश्ती, ठीक है। अ फिशरमैन नोटिस दैट हिज बोट इज मूविंग अप एंड डाउन रेगुलरली ड्यू टू वेव, वेव की वजह से पानी में वेव आई है। ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, वाटर के सरफेस पर, समझ लो ये वाटर का सरफेस है,
ठीक है, ये वाटर का सरफेस है। इट टेक्स, अच्छा अब इसकी बोट कितना टाइम लगा रही है, यहां से यहां तक आने में इसकी बोट कितना टाइम लगा रही है। देखो ये समझ लो, यहां से यहां तक आने में इसकी बोट ने लगाया 4 सेकेंड। कितना टाइम लगाया, 4 सेकेंड, यहां से यहां तक उसने चेक किया। अच्छा अब हाइट कितनी कवर हुई, फॉर द बोट टू ट्रेवल फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट आने में हाइट कितनी कवर हुई, 3 मीटर की। तो गिवन डेटा लिख लो, गिवन डेटा मिलना शुरू हो गया, गिवन डेटा और टू फाइंड। तो हाइट कितनी आई आपके पास, 3 मीटर की आई, ठीक है। अच्छा समझ लो हाइट नहीं, यहां से यहां तक आपके पास जो है वो 3 मीटर आ गया, ठीक है। मैं इसको हाइट कंसीडर कर रहा हूं, आप चाहो तो ये भी कंसीडर कर सकते हो। अच्छा अब आगे करते हैं। द फिशरमैन सीज दैट, फिशरमैन देखता है कि वेव क्रस्ट आर, अच्छा फिशरमैन देखता है कि एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस कितना है, ये है आपके पास 8 मीटर का। फिशरमैन क्या देखता है कि जो एक क्रस्ट है और जो दूसरा क्रस्ट है, ये क्रस्ट है ना भाई, देखो ये सी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, तो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस 8 मीटर का है। चलो अब हम मजीद जो है वो फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। आप इसको ना ये भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा चलो फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। तो हमें अब एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। याद रखना, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। आज ही समझ लो, लिख लो अपने पास, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस वेवलेंथ होता है, एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का डिस्टेंस वेवलेंथ होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रस्ट एंडिंग पॉइंट ऑफ ट्रफ वेवलेंथ होता है। इन तीनों चीजों को याद रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस वेवलेंथ होता है, एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का डिस्टेंस वेवलेंथ होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रस्ट और एंडिंग पॉइंट ऑफ ट्रफ, ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रस्ट है, यानी इसके बाद क्रस्ट आएगा ना, और यहां पर आके ट्रफ एंड हो जाएगा, तो ये वेवलेंथ होता है। सही, तो मैंने बता दिया ताकि आप लोगों को समझ में आए। अच्छा अब वो क्या कह रहे हैं, आपने टाइम पीरियड बताना है कि टाइम पीरियड कितना लगा, इसे टी बताना है आपने। टाइम पीरियड से क्या मुराद है कि यानी उसे यहां से चलकर दोबारा यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये आपने बताना है। सही है। अच्छा उसके बाद आपने क्या बताना है, उसके बाद आपने एम्पलीट्यूड बताना है, यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है ये बताना है। सही है। अच्छा उसके बाद आपने क्या बताना है, वेवलेंथ बतानी है। वेवलेंथ हमें पहले ही पता चल चुकी है। अच्छा हाउ फास्ट आर द वेव मूविंग, कितनी स्पीड से वेव मूव कर रही है, वेलोसिटी भी बतानी है। ये चारों चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है। देखो सबसे पहले वेवलेंथ तो हमें पता चल गई ना, वेवलेंथ तो हमारे पास कैलकुलेट हो गई। तो वेवलेंथ कितनी है, फॉर लेमडा, लेमडा कितना है हमने कैलकुलेट कर लिया, हमने कॉन्सेप्ट से बता दिया कि 8 मीटर की है, क्योंकि उन्होंने बोला था ना एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस 8 मीटर है, तो ये वेवलेंथ है। समझ में आ गई बात। अच्छा अब हम कैलकुलेट करते हैं टाइम पीरियड टी, यहाँ लिख लेते हैं फॉर टी। अच्छा अब जरा मेरी बात समझो, एक क्रस्ट और दूसरा ट्रफ्ट, ये कितना हुआ, वेवलेंथ का हाफ हुआ है ना। जरा समझो, बात को समझो कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या हुआ, हाफ ऑफ द वेवलेंथ है ना, हाफ ऑफ द वेवलेंथ हुआ ना। देखो इस चीज को हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ्ट, क्रस्ट से ट्रफ तक का डिस्टेंस हाफ ऑफ द वेवलेंथ होता है। तो फिर बकिया क्या होगा, बकिया मजीद हाफ होगा। तो यहां से यहां तक आने में हमें कितना टाइम लगा, देखो टी निकालना है ना, यहां पर एक नंबर आएगा जो कि अभी हम देखते हैं कौन सा आएगा। यहां से यहां तक आने में हमें कितना टाइम लगा, 4 सेकंड लगी हमें, है ना। तो मजीद यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, मजीद 4 सेकंड लगेगा, यानी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के साथ। नहीं समझे, जरा समझो। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मतलब आपके पास यहां क्रस्ट पर हो, यहां क्रस्ट पर हो आप बच्चों, यहां पर क्रस्ट पर हो, यहां से यहां तक आने में आपको लगा 4 सेकंड। तो इसी तरह से ट्रफ से क्रस्ट तक जाने में और कितना टाइम लगेगा, देखो क्रस्ट से ट्रफ तक आने में आपको 4 सेकंड लग रहे हैं, तो ट्रफ से क्रस्ट तक जाने में कितना लगेगा, मजीद 4 सेकंड लगेंगे। देखो डिस्टेंस सेम है,
जितना डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सही है। और स्पीड भी चेंज नहीं हो रही है, स्पीड भी सेम है। तो अगर हमें क्रस्ट से ट्रफ तक आने में 4 सेकंड लग रहे हैं तो मजीद ट्रफ से क्रस्ट तक जाने में 4 सेकंड लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि क्रस्ट से क्रस्ट तक का डिस्टेंस वेवलेंथ है। तो फिर इसी तरह तो क्रस्ट से क्रस्ट तक का टाइम जो है वो टाइम पीरियड कहलाएगा, है ना। ज़रा समझो, ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। देखो वेवलेंथ का मतलब क्या होता है कि एक साइकिल कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है जिसे हम वेवलेंथ कह रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम पीरियड होगा। तो इसी तरह टी कितना आ रहा है आपके पास? 8 सेकेंड। चलो बात समझ में आ गई। देखो मैं सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं आपसे छुपा रहा ताकि आपको मुश्किल ना हो समझने में। अच्छा अब एम्पलीट्यूड को समझ लेते हैं, ज़रा एम्पलीट्यूड को समझ लेते हैं। तो अब ए निकाल लेते हैं, फॉर लिख लेते हैं, फॉर ए। अच्छा देखो ए के लिए आपको क्या करना है, एफ भी निकाल सकते हैं, वो अगले स्टेप में निकाल लेंगे। देखो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 3 है, तो अगर मैं इसे हाफ कर दूं तो ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा। देखो ना, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 3 है, तो अगर मैं इसको काट दूं, 3 को आधा कर दूं तो एम्पलीट्यूड बचेगा ना, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक एम्पलीट्यूड है, तो यहां से लेकर यहां तक एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करा दूं तो मेरे पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा। देखो मैंने कहा कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 3 मीटर है, 3 मीटर का हाफ जो बन रहा है वो एम्पलीट्यूड के बराबर बन रहा है। तो सिंपल है, मैं 3 को 2 से डिवाइड करा देता हूं। सही, हाफ तो यही होता है ना, 2 से डिवाइड कराना। यहां से लेकर यहां तक 3 मीटर, यहां से लेकर यहां तक 3 मीटर का हाफ, तो 3 को डिवाइड करा दो 2 से। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कोई मसला नहीं है। F इज इक्वल टू 1/T। तो T कितना आया? 8। तो ये आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी जो कि 1/8 है, 0.125 हर्ट्ज। 125 आपको पता है ना, बाइक भी होती है। अच्छा तो आई होप ये 2 न्यूमेरिकल थोड़े से मुश्किल टाइप थे, लेकिन हो गए हमारे। चलो अब मज़ीद फर्दर आगे चलते हैं, आगे चीज़ों को करते हैं ताकि हमें आगे समझने में मदद मिले। चलो मैं आगे आपको कराता हूँ। चलो आगे चलते हैं। चलो मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो देखो इस न्यूमेरिकल को अच्छी तरह समझना, ये सबसे मुश्किल न्यूमेरिकल यही था, इसके अलावा और कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। जस्ट वैल्यूज़ पुट करो, आंसर निकालो, ऐसे इसमें न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। बस यही मुश्किल था, तो मैंने इसको मज़ीद डेप्थ में ले जाकर डिटेल में समझाया ताकि आपको बात अच्छी समझ आ जाए। चलो मज़ीद फर्दर न्यूमेरिकल करते हैं। बस ये याद रखो, कब टाइम पीरियड बनता है, कब एम्पलीट्यूड बनता है, तो आपको बात बहुत अच्छी समझ आएगी। अच्छा अब अगला न्यूमेरिकल है, फाइंड द पीरियड। अब देखो क्या पीरियड पता करना है, अभी पता करते हैं, ठीक है। वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 है, सही है। पीरियड आपने पता करना है, टू फाइंड लिख लो। टाइम पीरियड आपने पता करना है, पीरियड से मुराद टाइम पीरियड होता है यहाँ पर, सही है। और आपने लिखना है यहाँ पर गिवन डेटा, गिवन डेटा। देखो फाइंड द पीरियड यानी टाइम पीरियड पता करना है, और फ्रीक्वेंसी पता करनी है। अब किस चीज़ की आगे बताएंगे? सिंपल पेंडुलम की। किस चीज़ की? सिंपल पेंडुलम। अच्छा सिंपल पेंडुलम लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब समझो। अगर वो कहे ना लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब होता है कि इन्होंने डिस्टेंस बता रखा है आपको कि ये इसका लेंथ कितनी है। तो लेंथ इसकी है हमारे पास, लेंथ इसकी है हमारे पास, कितनी लेंथ है हमारे पास? इसकी लेंथ है 1 मीटर की, 1 मीटर। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान है। अच्छा ग्रेविटी की वैल्यू भी चाहिए होती है फॉर्मूले में, तो इसलिए 9.8 मीटर पर सेकंड लिख लो, सोल्यूशन की हेडिंग डालो। अच्छा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने आपको? पेंडुलम का T इज इक्वल टू 2 पाई होल रेडिकल L/G।
पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, याद रख लो 3.142, 3.142, ठीक है। अच्छा तो ये 2 हो गया, ये 3.142 हो गया, सिंपल कैलकुलेटर से ये हो जाएगा, ये जी है। अच्छा तो L क्या है 1 मीटर और G क्या है 9.8। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। पहले क्या करना, पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको एज इट इज लिख दो, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 9.8, तो ये आ रहा है आपके पास 0.319, तो ये T आ गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 0.319, तो आपके पास 2 सेकंड आ रहा है टाइम पीरियड, यानी ये आपके पास सेकंड पेंडुलम है, 2 सेकंड आ रहा है आपके पास, ठीक है। चलो समझ में आ गई ना बात। अब आ जाओ वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं, आ जाओ बच्चों। अच्छा फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, सॉरी हमने फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड आ गया, फ्रीक्वेंसी कौन सी मुश्किल है, 1 एक मिनट प्रॉपर काम कर लेते हैं ताकि हमारा काम प्रॉपर हो। तो फॉर एफ, तो एफ क्या है 1/t, तो 2 आ गया, तो 2 को डिवाइड कर देते हैं हम अपने इसके साथ, तो ये 0.5 आ रहा है हर्ट्स, ठीक है। ये आपका टाइम के साथ फ्रीक्वेंसी आ गई। अब करते हैं वर्क एग्जाम, एक मिनट, एग्जाम्पल नंबर 2, ये 4 है, 2 तो हो गई ना। अच्छा पेंडुलम क्लॉक, आपके पास एक पेंडुलम क्लॉक है, समझो देखो यार इस तरह की होती है पेंडुलम क्लॉक, इस तरह होती है, ये यहाँ पर घड़ी लगी भी होती है और यहाँ पर एक पेंडुलम होता है, देखा है ना, ये फिल्मों में बहुत देखा होगा, बहुत मशहूर है। इस तरह से फिर ये पेंडुलम टुन टुन इस तरह हिलता है, तो इसे हम पेंडुलम क्लॉक कहते हैं। ये घड़ी होती है आपके पास, समझो ये 12 है, ये 6 है, ये घड़ी है। अच्छा पेंडुलम क्लॉक विद अ पेंडुलम, पेंडुलम क्लॉक है तो उसमें ये पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम है, पेंडुलम, ये पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम हिलेगा। अच्छा अब ये पेंडुलम हिलता है, यूं करके यूं हिलता है, हम जो है जब ये हिलता है तो हम 1 सेकंड चेक करते हैं, इसको 1 सेकंड चेक करते हैं, समझ लो 1 सेकंड तक हमने इस पेंडुलम को देखा, यानी टी की वैल्यू क्या हो गई, टाइम पीरियड रख लेते हैं, 1 सेकंड ले रहा है, 1 सेकंड ले रहा है ये अपना कंप्लीट साइकिल करने के लिए, तो टाइम की वैल्यू हो गई 1 सेकंड, ठीक है। अच्छा अब हमने ये बताना है हाउ लॉन्ग ऑफ अ पेंडुलम रिक्वायर्ड्स टू हैव अ, कितना इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। देखो जब ये पेंडुलम यूं मूव करेगा, अब टाइम पीरियड पेंडुलम में कैसे बनेगा मैं आपको समझा दूं। देखो इधर देखो, समझो ये आपके पास पेंडुलम लगा हुआ है, मैंने इस घड़ी से बाहर निकाल के लगा दिया, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, एक्सट्रीम से दोबारा मीन पर आएगा, मीन से जब ये एक्सट्रीम पे जाएगा और एक्सट्रीम से दोबारा मीन पर आएगा, तो आपके पास टाइम पीरियड हो जाएगा, यानी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। एक साइकिल कब कंप्लीट होगा, जब इसने मीन पोजीशन से अपनी जर्नी शुरू की, मीन से एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से दोबारा मीन पर आया और फिर दूसरे वाले नेगेटिव वाले एक्सट्रीम में चला गया और फिर दोबारा उधर से मीन पर आया। इस सिचुएशन में एक टाइम मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे टाइम पीरियड। और वो टाइम पीरियड कितना है, एक साइकिल कंप्लीट करने में इसे लग रहा है 1 सेकंड। ये आप खुद भी देख के समझ सकते हो, पेंडुलम आपके सामने यूं चला, यूं गया, यहाँ आके रुक गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है। जब भी मैंने उसे कैपिटल टी लिखा है, ग्रेविटी की वैल्यू अगेन वही रहेगी। अच्छा और पाई की वैल्यू भी लिख लो, क्योंकि 3.142 आगे यूज होगी। आपने ये बताना है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यूं जाने में, यहाँ आने में, फिर माइनस एक्सट्रीम से मीन पर आने में, बस। आपने एल की वैल्यू नहीं सॉरी आपने ये नहीं बताना, आपने ये बताना है कि ये लंबा कितना है। सॉरी ये एल लिखा हुआ था, मैं थोड़ा सा वो जल्दी में हो गया, वो तो थोड़ा अलग ही डिस्टेंस होता है ना। हाँ आगे लिखा हुआ भी है, ये लिखा हुआ भी है, हाउ लॉन्ग ऑफ पेंडुलम इज रिक्वायर्ड। अच्छा ये आपने ये बताना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, कि 1 सेकंड में ये एक साइकिल कंप्लीट कर ले, हमें कितना बड़ा लेंथ रखनी होगी,
या ठीक है, देखो कितनी बड़ी हमें लेंथ, इसका कोई भी मास हो इस पर डिपेंड नहीं है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, कितनी बड़ी लेंथ रखनी होगी कि वो 1 सेकंड में 1 साइकिल कंप्लीट कर ले। थोड़ा जल्दी के चक्कर में ना मैं इस चीज़ को उल्टा बोल गया, तो वो मैंने सही कर दिया है आपको। आई होप आप लोगों से गलती नहीं होगी। तो यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो ये आ गया आपके पास 2 पाई होल रेडिकल L अपॉन जी। ठीक है, स्क्वायर कर लो क्योंकि हमें L पता करना है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, टी का स्क्वायर और ये स्क्वायर इस पर भी आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा और पाई का स्क्वायर हो जाएगा, L अपॉन जी हो गया। सही है, क्या किया समझ में आ रहा है ना। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 पे भी स्क्वायर आ गया, पाई पे भी स्क्वायर आ गया, जी जो है वो इधर आ जाएगा, 4 पाई का स्क्वायर हो जाएगा और L हो जाएगा। अच्छा, टाइम की वैल्यू 1 दी हुई थी, जी की वैल्यू 9.8 आ गई। अच्छा, 4 आ गया, पाई 3.142 आ गया और इसका स्क्वायर आ गया, तो ये L की वैल्यू आ गई। कैलकुलेट कर लो, 1 मल्टीप्लाई यानी स्क्वायर 9.8 मल्टी डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3.142 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है 0.24। सब एसआई में रख रहे हो तो मीटर में आंसर आ जाएगा। तो 0.24 मीटर की आपने लॉन्ग ये रस्सी लेनी पड़ेगी या स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी कि ये आपके पास 1 सेकंड में 1 साइकिल कंप्लीट कर ले। ठीक है, बात समझ आ गई। देख लो यही आंसर आ रहा है 0. अच्छा, राउंड ऑफ करूंगा ना तो 0.24 की जगह राउंड ऑफ करने से ये 5 हो जाएगा, राउंड ऑफ करने से जस्ट, और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब करते हैं वर्क एग्जाम्पल नंबर 5। अच्छा, वर्क एग्जाम्पल नंबर 5 से पहले सेल्फ असेसमेंट में एक न्यूमेरिकल और आ गया है, तो बहुत आसान सा है। सेल्फ असेसमेंट का पेज नंबर 15 क्वेश्चन चल रहा है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 सेल्फ असेसमेंट। अच्छा, सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर आपके पास है 1। देखो इसमें गिवन डेटा क्या दिया हुआ है और 2 फाइंड क्या करना है, ये देख लो। गिवन डेटा में कहा हुआ है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम क्या होता है, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, यानी वो 2 सेकंड में 1 साइकिल कंप्लीट करता है। साइकिल बताया था ना कि यहां से यहां आने में, फिर यहां आने में, फिर यहां आने में, दोबारा यहां आने में 2 सेकंड लेगा, सेकंड पेंडुलम कहलाता है। ठीक है, तो पता क्या करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। सोल्यूशन की हेडिंग डाल लो। देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, 1/2, सॉरी 1/t। अब 2 इसलिए किया क्योंकि मैंने वहाँ 2 था, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 0.5 सेकेंड। सही है, ये लो, आसान सा था, छोटा सा था। चलो ये हो गए। अब हम करते हैं अपने फर्दर न्यूमेरिकल्स करते हैं। फर्दर जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें देख लेते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है अपना मज़ीद फर्दर मूव करते हैं और अपने जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करते हैं। ये न्यूमेरिकल ना आपको चैप्टर के एंड में दिए हुए 8 न्यूमेरिकल हैं और इनमें से न्यूमेरिकल लगने के चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा होते हैं। चलो समझते हैं और करते हैं। सबसे पहला है न्यूमेरिकल नंबर 1, इसी के बाद फिर हम न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ चलेंगे। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव। देखो अब समझो पहले रेडियो वेव क्या होती है। समझो ये आपके पास एक टीवी स्टेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर इस टीवी स्टेशन का लगा हुआ है एंटीना। अच्छा, अब ये एंटीना क्यों लगा हुआ है, समझो यहाँ पर कोई शो हो रहा है। अब आप वो शो अपने घर में देखना चाहते हो, तो आपके घर में और टीवी स्टेशन में कोई तार तो लगा हुआ नहीं है, तो टीवी स्टेशन क्या करेगा, यहाँ से सिग्नल भेजेगा। समझो आपके घर में भी एक एंटीना लगा हुआ है जो इस सिग्नल को रिसीव करेगा। ये सिग्नल इसमें आएंगे और फिर इस टीवी के अंदर आपके पास, यानी आपके घर में जो टीवी लगा हुआ है इसके अंदर क्या होगा, आपको शो नज़र आएगा। ये टीवी कहाँ पे लगा हुआ है, आपके घर में लगा हुआ है। और ये टीवी स्टेशन, ये आपके पास जो ये जो है वो एक टीवी स्टेशन है, या एक जो है वो प्रेस का ऑफिस है। समझ में आया। अब ये वाली जो वेव थी ये कौन सी थी, ये थी आपके पास रेडियो वेव। ये कौन सी थी, ये आपके पास थी रेडियो वेव। बात समझ में आई। अब इसी के ऊपर हमने कैलकुलेशन करनी है। अब देखो, अब ये वाली वेव है कौन सी,
रेडियो वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नहीं पढ़ा, सही है, तो समझ लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है। आप आगे आने वाले क्लासों में इसको पढ़ोगे बहुत डिटेल में। तो ये समझ में आ गया यहाँ पर क्या हुआ? अच्छा, तो व्हाट इज द वेवलेंथ, आपने ये बताना है, गिवन डेटा लिख लो और टू फाइंड लिख लो। आपने बताना है कि ये जो रेडियो वेव है इसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग यानी यहाँ पर कोई शो चल रहा है और उस शो को जो है वो रेडियो सिग्नल की मदद से आगे भेजा जा रहा है। रेडियो स्टेशन है विद अ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कितनी है इस वेव की? क्योंकि देखो वेव है ना, वेव है तो फ्रीक्वेंसी भी होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी होगी, टाइम पीरियड भी होगा और वेलोसिटी भी होगी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1300 किलो हर्ट्ज। अच्छा, ये किलो प्रीफिक्स है, कैलकुलेशन करने से पहले किलो हटाना पड़ता है, तो किलो हटाने के लिए आप लगाओगे 10 की पावर 3। आपको पता है ना किलो बराबर होता है 10 की पावर 3। अच्छा, याद रखना रेडियो वेव जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसकी स्पीड होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। अब फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था क्या है, v = f लैम्डा। तो v इधर आ गया, f इधर आ गया, लैम्डा इधर आ गया। तो v कितना है? 3 × 10 की पावर 8 और f कितना है? 1300 × 10 की पावर 3। तो द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, जस्ट कैलकुलेट करो, 3 × 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 1300 एक्सपोनेंट 3। एक मिनट, तो 3 × 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 1300 एक्सपोनेंट 3, तो आपके पास आ रहा है 2307 मीटर, ठीक है। यह आंसर आ गया। इसको याद रखना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, मुश्किल होती है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। चलो अब मज़ीद फर्दर चीज़ों को स्टडी करते हैं। अच्छा, अब देखो दूसरा सवाल, देखो सेम फॉर्मूले से होगा। न्यूमेरिकल नंबर 2 है, अगेन वही गिवन डेटा और टू फाइंड, सही है। द वेव मूविंग इन द पॉन्ड। देखो पॉन्ड यानी तालाब, इस तरह एक तालाब है। अब तालाब में पानी मौजूद होगा, अगर आप पानी पे हाथ मारोगे तो क्या होगी? वेव पैदा होगी। वेव को ऐसे बना लिया करो, ठीक है, वेव पैदा होगी। अब वेव आ गई तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी। तो गिवन डेटा लिख लो, गिवन डेटा, बल्कि ऊपर लिख चुके हैं हम गिवन डेटा। तो वेवलेंथ कितनी है? 1.6 मीटर। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.8 हर्ट्ज। उसके बाद वेलोसिटी कितनी है? सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो v = f लैम्डा, वेलोसिटी चाहिए थी ना। इस आगे क्या सवाल क्या करा गया है? द वेव मूविंग इन द पॉन्ड विद अ वेवलेंथ। वेवलेंथ आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, 0.80 या 0.8 एक ही बात है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव। ये जो वेव मूव कर रही है इसकी स्पीड आपने बतानी है, सही है। तो f की वैल्यू क्या है? 0.80 या 0.8 एक ही बात है, 1.6। v की वेलोसिटी, v की वैल्यू 0.80 × 1.6, द आंसर इज 1.28 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर फाइनल वन। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 3, अगेन गिवन डेटा और टू फाइंड, ठीक है। चलो, इफ 15 वेव्स पासिंग अ पॉइंट, समझो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से 15 वेव गुजर रही हैं, इस तरह से गुजर रही हैं। देखो ये
समझो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव हो गई, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी वेव, इस तरह 15 वेव गुजर रही हैं। 1 2 समझो ये चल रही है तो 1 2 3 इस तरह 15 गुजर रही हैं। सही है, तो वेव कितनी हो गई, नंबर ऑफ वेव्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ वेव्स कितनी हो गई, याद रखना इसे 50 है, 50 इस पॉइंट से गुजर रही है, समझ लो इस पॉइंट से। अच्छा कितने टाइम में गुजर रही है, टाइम कितना ले रही है गुजरने में, 10 सेकेंड। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी बतानी है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड, आपने टाइम पीरियड भी बताना है कि कितना टाइम पीरियड है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव को बनने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, इफ़ द वेवलेंथ आपको गिवन करी गई है, याद रखना ये सेंटीमीटर है तो इसे 100 से डिवाइड करा के मीटर कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्जन हो जाएगी 0.08 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड भी कैलकुलेट, ये 4 चीज़ें कैलकुलेट, 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, सोल्यूशन डालते हैं। अच्छा सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये नया फॉर्मूला नहीं है, ये आप पढ़ चुके हो, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम, नंबर ऑफ वेव्स और जितना उसे टाइम लग रहा है। अच्छा टाइम कितना है हमारे पास 10 सेकेंड, वेव्स कितनी है 50, तो ये इससे कैंसिल हुआ तो ये आपके पास आ गया 5 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आ गई 5 हर्ट्ज की। ठीक है, अच्छा टाइम पीरियड निकालना कोई मुश्किल नहीं है फ्रीक्वेंसी की मदद से, तो 1/f ऐसे पढ़ा होगा आपने इसे शायद, एक ही बात है। तो f कितना दिया हुआ है 5, तो t आ गया आपके पास 1/5 मीन 0.2 सेकेंड। ठीक है, आसान था। अच्छा अब अगला वेलोसिटी पता करनी है, फ्रीक्वेंसी पता है, वेवलेंथ पता है आपको, तो वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो v = f लैम्डा, तो v f कितना है अभी कैलकुलेट किया आपने 5, और लैम्डा कितना था 0.08, दिस इज अवर v जो कि आ रहा है 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बार मैं ज़रा कैलकुलेट भी कर लेता हूँ, हाँ सही आ रहा है। ठीक है, तो आसान था, मुश्किल नहीं था, तभी मैंने थोड़ा इसको तेज़ करा दिया। अच्छा चलो फर्दर न्यूमेरिकल्स भी करते हैं, फर्दर भी न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जो कि हमारा इस वीडियो में होंगे आज। शुरू के चैप्टर में तो न्यूमेरिकल आसान ही मिल जाते हैं, फिर आगे जाके मुश्किल बनते हैं। चलो 8 हैं अभी, तो हमने 3 ही करे, लेकिन ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं। ज़्यादा लेंदी होते हैं तो फिर मैं थोड़ा टाइम ले लेता, लेकिन अब जितने भी लेंदी हों सारे न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में कराएंगे इंशाल्लाह, 2-3 घंटे की जितनी भी देर की वीडियो बने। अच्छा अब न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले वही अगेन गिवन डेटा और टू फाइंड। देखो स्लिंकी आपने देखा है ना, इस तरह का स्प्रिंग होता है, इस तरह का स्प्रिंग होता है जिसे आपने इस तरह से रखा हुआ देखा होगा, यूट्यूब गूगल पे सर्च करोगे ना आपको इस तरह से वो रखा हुआ मिलेगा, इसे आप बोलते हो स्लिंकी। ये वेव प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ हो रहा होता है बेसिकली। तो अगर आप इसको यूं धक्का दोगे आगे की तरफ, देखो आपके पास ये एक स्लिंकी है, इसको आप यूं धक्का दोगे ना आगे की तरफ, तो आप देखोगे इसमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव पैदा हो रही है, यानी ये स्लिंकी फिर इस तरह का होगा, इस तरह का आ जाएगा, फिर धक्का देने पे किस तरह का हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा। ये कंप्रेशन वाला रीजन बन गया, ये रेरिफेक्शन, ये दोबारा कंप्रेशन का रिएक्शन बन गया। तो कंप्रेशन से कंप्रेशर का डिस्टेंस जो होता है वो वेवलेंथ होता है, याद रखना। ठीक है, और रेरिफेक्शन से रेरिफेक्शन, ये वाला रीजन कंप्रेशन का बन गया, ये वाला रीजन कंप्रेशन का बन गया, यानी जहाँ पर स्प्रिंग के जो सर्कल्स हैं वो बहुत करीब करीब है, और जहाँ दूर दूर है वो रेरिफेक्शन है। ये वाला रीजन रेरिफेक्शन का है, ये वाला रीजन कंप्रेशन का है। ठीक है, एक कंप्रेशन दूसरे कंप्रेशन तक का डिस्टेंस वेवलेंथ होता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रेरिफेक्शन एंडिंग पॉइंट ऑफ कंप्रेशन भी वेवलेंथ होता है, मुख्तलिफ तरीक़ेकार होता है। अच्छा लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस हो रही है कैसे, कि पार्टिकल भी आगे मूव कर रहा है
और प्रोपगेशन भी आगे हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये वेव का जो पार्टिकल है ये आगे की तरफ जा रहा है ना, और वेव भी आगे की तरफ जा रही है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। और ट्रांसफर वेव आप पढ़ चुके हो। अच्छा, द वेव ट्रेवल एट अ स्पीड, अच्छा स्पीड कितनी है, v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर है। अच्छा कुछ नहीं करना, आपने 100 से डिवाइड करा देना है इसे, तो जब आप 100 से डिवाइड कराओगे तो 0.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एंड द फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी निकल रही है 20 हर्ट्ज की। व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन। देखो मैंने अभी बताया ना, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक ये है और इसके फौरन बाद वाला दूसरा। देखो कॉन्जिक्यूटिव का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, मैं, मेरे बाद दूसरा, फौरन दूसरा, तीसरा नहीं, समझो। देखो आगे जाके भी तो कंप्रेशन पैदा होगी, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब पहला वाला और उसके बाद डायरेक्ट दूसरा वाला, तीसरा वाला नहीं देखना। तो पहले वाले और दूसरे वाले कंप्रेशन के दरमियान का डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्वियस है वेवलेंथ होती है। अभी मैंने यही जब भी आपको शुरू में बात बताई। तो फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, वी हैव v, वी हैव f, सो वी कैन कैलकुलेट लेमडा। तो v 0.4, f 20, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 0.4 डिवाइडेड बाय 20, तो 0.02 मीटर आपका आंसर आ गया। अच्छा अब न्यूमेरिकल नंबर 5वां यानी 5। अच्छा सपोज अ स्टूडेंट, अब सपोज करो एक स्टूडेंट है, समझो यही कंडीशन है, इज जनरेटिंग अ वेव, एक वेव, एक समझो एक स्टूडेंट है जो वेव जनरेट कर रहा है इसी में। देखो आप बोलोगे सर वेव इस तरह की होती है, ये ट्रांसफर वेव है, पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, वेव सामने, मगर इस तरह वाली वेव, इस तरह वाली वेव, इस तरह वाली वेव, ये वाली वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल भी सामने जा रहा है, वेव भी सामने जा रही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहां लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात हो रही है। तो एक स्टूडेंट है, वो इस तरह से वेव जनरेट कर रहा है। अच्छा हैंड मेक वन कंप्लीट, अच्छा स्टूडेंट को एक वेव जनरेट करने के लिए, यानी एक साइकिल जनरेट करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो टी होगा। मैंने बताया ना एक साइकिल को हम टाइम पीरियड कहते हैं, तो 0.40 सेकेंड। अच्छा द वेवलेंथ इन द स्लिंकी, वेवलेंथ कितनी आ रही है, 0.6 मीटर फॉर दिस वेव। आपको इस वेव के लिए क्या पता करना है, टू फाइंड क्या करना है आपने, गिवन डेटा छोटा सा करके लिख लो। अच्छा टू फाइंड क्या करना है, टाइम पता करना है जो कि आ चुका है, फ्रीक्वेंसी पता करनी है और साथ ही साथ v पता करनी है। सोल्यूशन करते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी, टाइम तो हमारा निकल गया जो कि 0.4 सेकेंड है, या 40 सेकेंड कर लो, एक ही बात है। अच्छा फॉर f के लिए काम कर लो, 1/t, तो ठीक है 0.40, तो f आ जाएगा 2.5 हर्ट्ज, ठीक है। चलो मैं कैलकुलेट इसलिए करता हूँ कि कहीं ड्यूरिंग द वीडियो कोई मिस्टेक ना चली जाए, सही है। अच्छा अब देखो फ्रीक्वेंसी भी है, वेवलेंथ भी है, तो वेलोसिटी पता करना मुश्किल है क्या, f क्या है 2.5, वेवलेंथ क्या है 0.60, तो v क्या आ गई, कैलकुलेट 2.5 मल्टीप्लाई 0.60, 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 6 करता है। आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है ना, बात समझ आ रही है। इफ 18 कंप्रेशन, देखो कंप्रेशन और रेरिफेक्शन जहां भी होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो गिवन डेटा और टू फाइंड। देखो कंप्रेशन, ये कंप्रेशन होता है, ये रेरिफेक्शन होता है। रेरिफेक्शन यानी डिस्टेंस ज़्यादा है पार्टिकल्स के दरमियान, कंप्रेशन में पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस कम होता है, ठीक है।
और दो कंप्रेशन के दरमियान का डिस्टेंस वेव लेंथ होता है। तो नंबर ये 18 कंप्रेशन का मतलब है नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, याद रखना नंबर ऑफ वेव्स। तो कितनी आ रही है 18। एक पॉइंट से गुजर रही है, समझो इस पॉइंट पर है, यहां से कंप्रेशन गुजर रही है। अभी तो ये आपको स्टैटिक नजर आ रहा है, रुका हुआ, मगर समझो अगर कोई फिल्म चल रही होती तो ये गुजर रही होती। 20 सेकेंड लग रहा है, तो 20 सेकेंड। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, आपने कैलकुलेट क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी। आपने कैलकुलेट करना है पीरियड, टाइम पीरियड, और कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस। अच्छा वेवलेंथ तो इन्होंने खुद ही दे दी, वेवलेंथ दे दी है। कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस मैंने बताया ना, एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का डिस्टेंस, तो जो कि दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। अब 8 ऑब्वियस रख नहीं सकते, तो मतलब सेंटीमीटर तो रख नहीं सकते, 0.08 मीटर। सोल्यूशन कर लेते हैं। चलो पहले फ्रीक्वेंसी पता करते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अभी शुरू में पढ़ा था, क्या था, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होगी आपके पास, तो 80 वेव है, टाइम कितना लग रहा है 20, तो कितना आएगा, इससे कैंसिल हो गया 4 हर्ट्ज, ठीक है, 4 हर्ट्ज आ गया फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड निकालना है, ऑब्वियस है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो t इज इक्वल टू 1/f, f कितना है 4, तो कितना आ रहा है 0.25 सेकेंड। देखो ये सेकंड बना है, ये 5 बना है, मेरा 5 और सेकंड थोड़ा एक ही जैसा हो जाता है। अच्छा अब वेलोसिटी भी मांगी होगी, यहाँ लिखा हुआ नहीं था, वेलोसिटी भी मांगी थी शायद उन्होंने। हाँ कैलकुलेट द स्पीड, तो फॉर v भी कर लेते हैं। तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो f इन्होंने गिवन कर दिया था, जो कि हमारे पास कितना था, हमने निकाल लिया था बल्कि 4, और लेमडा कितना था 0.08, तो v आ जाएगा आपके पास, ऑब्वियस से कैलकुलेट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 0.08, तो 0.32 मीटर पर सेकेंड। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा, अगले फर्दर मूव कर जाता है। अब 2 रह गए, बाकी तो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं। अच्छे खासे न्यूमेरिकल हमने डन किए हैं इस वीडियो में। न्यूमेरिकल नंबर 7, वेव ऑन अ स्विमिंग पूल। देखो समझो ये स्विमिंग पूल है, इसको ज़रा सही से समझना। समझो ये स्विमिंग पूल है, सामने से आप देख रहे हो, स्विमिंग पूल में एक वेव निकलती है, ठीक है। अच्छा इस वेव की स्पीड क्या है, गिवन डेटा देखो, वेव पैदा हुई है तो उसकी स्पीड तो होगी ना। आप समंदर किनारे गए हो तो वेव को आपके तक आने में कोई स्पीड तो चाहिए होती है ना, वरना स्पीड नहीं होगी तो वेव आप तक कैसे आएगी। तो वेव की स्पीड कितनी है 0.90 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्प्लैश, देखो वेव कब पैदा होगी, जब आप हाथ मारोगे, तो आपके यहाँ पर हाथ मारने से, इस पॉइंट पर हाथ मारने से ये वेव पैदा हो जाएगी। आपने पानी में हाथ मार के वेव पैदा करी होगी कभी ना कभी। अच्छा अब वेव जो पैदा हुई वो पूल के एंड तक जाएगी। देखो आप जब यूं हाथ मारोगे पानी पर तो वेव पैदा होगी, वेव पैदा होकर वो आगे की तरफ जाएगी और एंड तक जाएगी, यहां तक जाएगी। अच्छा अब वेव यहां से स्टार्ट हुई और यहां तक गई। ऑब्जर्व द वेव गो टू द अपोजिट एंड, समझ लो वेव यहां से स्टार्ट होकर अपोजिट एंड तक गई। अच्छा जाने के बाद टकरा कर वापस आई, समझ गए। अब ये सब करने में इसको टाइम जो लगा वो कितना लगा 30 सेकेंड। एक बात जरा याद रखो, यहां पर टाइम कौन सा दिया हुआ है कि वेव यहां से स्टार्ट हुई, ए पॉइंट से स्टार्ट हुई, ठीक है, बी पर गई, ए से स्टार्ट हुई, बी पर गई और बी से वापस आई। तो इन दोनों के दरमियान का टाइम नहीं दिया हुआ, बल्कि टाइम वो दिया हुआ है जो टाइम लगा ए से बी तक जाने में और बी से वापस ए तक आने में, तो वो आपको टाइम दिया हुआ है।
समझो आप कराची से इस्लामाबाद गए और इस्लामाबाद से कराची आए, तो ये डबल टाइम होगा, तो ये डबल टाइम आपको दिया हुआ है। अगर इसको 2 से डिवाइड करा दोगे, देखो जितने टाइम में वो जाएगी उतने टाइम में ही वापस आएगी, लॉसेस को 0 लेंगे। तो यहाँ अगर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाने में 30 सेकंड लगे, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा? 15 सेकंड लगे। ठीक है, ये सेकंड बनाया मैंने। हाउ फार, अच्छा ये पूछ रहे हैं कि ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, ये आप बता दो। सही है, सोल्यूशन करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, यही है ना। तो वी टी इक्वल टू डी, तो d इक्वल टू वी कितना दिया है? 0.90 और टाइम 15 क्यों रख रहा हूं? क्योंकि मैंने यहां से यहां तक का टाइम लेना है, यहां से यहां तक का टाइम नहीं लेना, डबल हो जाएगा वरना। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 0.90, तो आपके पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं 13.5। ये बहुत जो है वो फेवरेट न्यूमेरिकल होता है, तो इसको ज़रूर करके जाना। हॉट फेवरेट का मतलब जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। चलो अब अगला करते हैं। एक सिंपल पेंडुलम है, न्यूमेरिकल की हेडिंग डालो। देखो ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई और ये इस डिस्टेंस पे मूव करेगा। ठीक है, अच्छा सिंपल पेंडुलम, इसकी लेंथ यानी ये वाला हिस्सा दिया हुआ है आपको गिवन डेटा और टू फाइंड। तो कितना दी हुई लेंथ? L इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। 100 टू डिवाइड कराएंगे ताकि हम इसको ऐसे लिख लें। हाँ, तो ये मीटर में आ जाएगा। अच्छा, आपने टाइम पीरियड बताना है इस पेंडुलम का, यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और दोबारा यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा एक साइकिल कंप्लीट करने में। फ्रीक्वेंसी बतानी है। सोल्यूशन फॉर्मूला क्या पढ़ा था? T इज इक्वल टू 2 पाई होल रेडिकल L अपॉन जी, यही फॉर्मूला पढ़ा था। तो 2 आ गया, 3.142 आ गया, L कितना आया? 0.8 आ गया, 9.8 आ गया, T आ गया। एक साथ कैलकुलेट कर लोगे तो भी कोई मसला नहीं आएगा, सही आंसर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 0.8 डिवाइडेड बाय 9, द आंसर इज 1.8 सेकेंड। टाइम पीरियड आ गया। फ्रीक्वेंसी कितनी है? F इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, तो 1.8 F इज इक्वल टू 7 भी लगा लो यार, अच्छा थोड़ा और एक्यूरेट हो जाएगा। 1.87। फ्रीक्वेंसी आ रही है 0.53 हर्ट्स। हाँ बिल्कुल सही आया, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सही आए। ठीक है, तो थोड़ा सा ना फ़र्क आ रहा है। थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसका आंसर ना 1.7 आ रहा है, राउंड ऑफ करोगे तो 1.8 हो जाएगा, और ये आंसर आ रहा है 0.577, तो यार ऑलमोस्ट बराबर ही है। तो आई होप मेरी बात आपको यहीं तक समझ में आ गई होगी। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो के लिए। अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना, गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद